हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, जिसमें हम पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट सिस्टम और फॉर कंटिन्यूस सिस्टम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मास डेंसिटी से क्या असर होता है हमारे लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में। फिर उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, यानी प्रॉब्लम के साथ कहें तो हमारे पास कुछ स्पेशल सिस्टम है, उनका हम सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे। चलो हम सीखते हैं क्या होता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम इज concentrated, राइट। उसे हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। इसके बाद हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर हमें लिखना है, पोजीशन वेक्टर फॉर सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं RCOM इक्वल टू समेशन ऑफ MI वेक्टर अपॉन समेशन ऑफ MI। ठीक है, ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए होता है। किसके लिए होता है बच्चों? डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। ठीक है, फॉर कंटिन्यूस सिस्टम के लिए पोजीशन वेक्टर हम लिखते हैं RCOM इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DM इंटू RI अपॉन integration of dm for this is continuous system। ठीक है, ये कंटिन्यूस सिस्टम के लिए है। सेम अगर हम इस पोजीशन वेक्टर को x कोऑर्डिनेट के लिए लिखें, यानी XCOM लिखें, तो हमारे पास आएगा क्या आने वाला बच्चों? DM x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। ऐसे ही हमें YCOM निकालना है, तो इंटीग्रेशन DM y ओवर इंटीग्रेशन ऑफ DM। ऐसे ही ZCOM निकालना है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन DM z अपॉन इंटीग्रेशन DM। ठीक हो गया। अब बच्चों अगले स्टेप में हम देखते हैं, अगर हमारे पास देखिए यूनिफॉर्म मास डेंसिटी हो। अब देखिए यूनिफॉर्म मास डेंसिटी यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो उससे पहले हम डिफरेंट टाइप ऑफ मास डेंसिटीज को पढ़ लेते हैं। वैसे जनरली हमें डेंसिटी पता है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन क्या होता है? लेंथ और एरिया और वॉल्यूम। वी कैन राइट एनीथिंग। तो अगर हमारे पास लेंथ लेंगे, उसे हम कहेंगे लीनियर डेंसिटी। क्या कहेंगे? लीनियर मास डेंसिटी डिनोटेड बाय लैम्डा। दिस इज DM अपॉन TL, राइट। ऐसे ही अगर हमें सरफेस मास डेंसिटी, तो कहें उसे हम सिग्मा इक्वल टू DM अपॉन DS। ऐसे ही अगर हम लिखें वॉल्यूम मास डेंसिटी, रो से डिनोट करते हैं DM अपॉन DV। ठीक हो गया बच्चों। तो अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, तो वी कैन राइट DM क्या? लैम्डा DL। और ऐसे ही सरफेस चार्ज नहीं, सरफेस मास डेंसिटी में हम लिख रहे हैं DM इक्वल टू सिग्मा DS। DM इक्वल टू रो DV। अब हम लिखने जा रहे हैं हमारे पोजीशन वेक्टर को। देखिए RCOM इक्वल टू इंटीग्रेशन इन प्लेस ऑफ DM हम क्या लिखने जा रहे हैं? देखिए
इन प्लेस ऑफ डी एम हम लिखने जा रहे हैं लेमडा डी एल और हमारे पास आर एज इट इज जाएगा अपॉन इंटीग्रेशन लेमडा डी एल। लेमडा इज अ कांस्टेंट, लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, ऑल आर कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन से बाहर आते ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, देन वी गेट आर डी एल अपॉन इंटीग्रेशन डी एल, यानी ऐसे कुछ हो जाएगा। सेम एज इट इज हम किसके लिए लिख सकते हैं, आर सी ओ एम फॉर सिग्मा डी एस आर इंटीग्रेशन सिग्मा डी एस, तो कैंसिल आउट करेंगे तो हम लिख देंगे इसको आर डी एस अपॉन इंटीग्रेशन डी एस। सिमिलर फॉर्म हम किसके लिए लिख सकते हैं, आर सी ओ एम आर डी वी अपॉन इंटीग्रेशन डी वी। हो गया हमारे पास, समझ में आ गया आपको। तो अगले उसमें हम आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सेंटर ऑफ मास को हम लोकेट करने जा रहे हैं डिफरेंट सिस्टम के लिए, जिसमें हमारे पास पहला सिस्टम है सेमी रिंग का, जिसमें हमें गिवन है कि उसकी यूनिफॉर्म मास डेंसिटी गिवन है। तो हमारे पास ये एक रिंग है जिसकी रेडियस आर है। हमें बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लोकेट होगा। तो हमें पता है कि इसका एक सिमेट्रिक लाइन है इस सेमी रिंग के लिए, तो और सेंटर ऑफ मास हमेशा इस सिमेट्रिक लाइन पर ही लाई करता है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम जनरल जो हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं। सपोज दैट ये वाई डायरेक्शन में है, को डिनोट करते हैं इस डायरेक्शन में, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिसे हम एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो वाई डायरेक्शन में लाई करेगा, तो हम लिखेंगे वाई सी ओ एम इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एल ओवर इंटीग्रेशन डी एल, यानी ये लेंथ एलिमेंट है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो रिंग होती है कुछ इस तरीके की होती है, इसकी जो विड्थ होती है वो बहुत कम होती है, बहुत स्मॉल होती है, ठीक है, वेरी स्मॉल। सो वी कैन नॉट कंसीडर थिकनेस ऑफ दिस रिंग, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेंथ एलिमेंट मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम द पॉइंट ओ, ठीक है, और इस लेंथ एलिमेंट को हम डी एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये डी एल एलिमेंट सपोज दैट डी थीटा एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है, डी थीटा एंगल बनाता है, और ये रेडियस आर है। तो हमें अब वाई कंपोनेंट लिखना है इसके लिए, तो वाई कंपोनेंट होगा, हम यहाँ से प्रोजेक्शन डालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, दिस इज वाई, वाई के प्लेस पर हमें लिखना है आर साइन थीटा, और डी एल के प्लेस में हम डी एल ही लिखेंगे, अभी बताएंगे आपको यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, इंटीग्रेशन डी एल, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास ये सब कुछ। अब अगले स्टेप में क्या लिखने जा रहे हैं वो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। वो क्या कि अब हमारे पास इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर वेरिएबल दो हैं हमारे पास, देखिए, एक वेरिएबल है डी एल जो यहाँ से वेरी करेगा यहाँ तक, और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास थीटा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन है हमारे पास एक, ठीक है, इंटीग्रेशन यानी लाइन एलिमेंट का लाइन इंटीग्रेशन करना है ना। तो हमारे पास कितने एलिमेंट यहाँ पे वेरिएबल हैं, दो, और इंटीग्रेशन हमें कितना, एक गिवन है, लाइन इंटीग्रेशन करना है सपोज, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं डी एल एलिमेंट को, ठीक है। डी एल को कैसे चेंज करते हैं वो देखिए, हमें पता है कि डी थीटा इक्वल टू डी एल अपॉन आर, यानी एंगल इक्वल टू आर का अपॉन रेडियस होता है ना, ये पता है हमें। तो स्मॉल एंगल है, स्मॉल आर्क है, तो रेडियस आर है, ठीक है।
सो डी एल इक्वल टू आर डी थीटा हम लिख सकते हैं यहाँ से। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लेंगे। अब उससे पहले एक चीज़ और मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को कि हमारे पास ये सेमी रिंग है, सेमी रिंग के लिए जो उसकी सर्कमफेरेंस होगी यानी इंटीग्रेशन यानी सम ऑफ इस छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम सम करेंगे, सम ऑफ दीज स्मॉल एलिमेंट वी गेट 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 दैट्स मीन पाई आर। हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। ठीक है, वी विल राइट इन प्लेस ऑफ डी एल पाई आर। सो हम करते हैं, चलो अगले स्टेप में। डी एल की जगह हमने लिखा आर डी थीटा, तो इंटीग्रेशन आर साइन थीटा और डी एल के प्लेस पे लिखा हमने आर डी थीटा अपॉन डी एल की जगह हमने लिखा पाई आर। ठीक हो गया। अब हम कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से। आर कांस्टेंट है और थीटा इज वेरिएबल, सो हम लिखेंगे आर स्क्वायर अपॉन पाई आर और इंटीग्रेशन के अंदर है क्या? साइन थीटा और डी थीटा। और इस थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ की ओर होगी? देखिए, थीटा 0 से लेकर पाई तक वेरी करेगा, यानी 0 से लेकर पाई के बीच में वेरी करेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? YCOM मिलने वाला है क्या? इसको आर कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आती है हमारे पास इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू आती है 2। तो हम लिखेंगे 2R अपॉन पाई, हमारे पास YCOM आ जाएगा। क्या आने वाला है? देखिए, YCOM इक्वल टू 2R अपॉन पाई। तो दिस इज YCOM। ठीक है, दिस इज सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम सेकंड केस लें, दिस इज सेमी डिस्क का केस लें। ठीक है, सेमी डिस्क के केस में हमारे पास थोड़ा सा चेंज होगा और सारी प्रोसेस सेम रहेंगी। ठीक है, थोड़ा सा क्या चेंज रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ, और देखिए क्या चीज़ होता है इसमें। दिस इज सिमेट्रिक लाइन फॉर डिस्क। डिस्क के लिए क्या रहता है कि ये जो एरिया कंसिडर करते हैं हम, इसके इनसाइड एरिया, ठीक है, वैसे तो सेम दिख रहे हैं बट इसके पेरिफेरी में ही होगा सिर्फ, और यहाँ पूरे सरफेस में हमारे पास इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, मास चाहे मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, बट ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है इसका मास। ठीक है, तो हमें इस बॉडी का, इस सिस्टम का हमें क्या फाइंड करना है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा लाई करेगा इस सिमेट्रिक लाइन में। ये हमारे पास सिमेट्रिक लाइन है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करती है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन x मान लेते हैं, y डायरेक्शन मान लेते हैं। अब इसके लिए हम एक एरिया कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज DA। क्या कंसीडर करते हैं? DA, जिसकी डिस्टेंस पॉइंट O से है स्मॉल r। क्या डिस्टेंस है? स्मॉल r। और सपोज दैट इट मेक्स एन एंगल थीटा। ठीक है, और रेडियस ऑफ डिस्क हम r सपोज कर लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं। तो इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? इसका YCOM हमें फाइंड करना है, यानी YDA अपॉन इंटीग्रेशन DA। यहाँ हमें लेंथ एलिमेंट गिवन था तो हमने यहाँ पर DL लिया। हमें एरिया यहाँ गिवन, हमें एरिया में इनसाइड हमने निकालना है इसका, क्योंकि ये डिस्क है, डिस्क के पास क्या एरिया होता है, तो हम यहाँ पर एरिया कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम y को लिखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, y को कैसे लिखेंगे? इस r का कंपोनेंट y डायरेक्शन में क्या होगा? ये होगा r साइन थीटा। क्या होगा? r साइन थीटा। अब एरिया एलिमेंट क्या होगा डिस्क के लिए? देखिए, एरिया एलिमेंट डिस्क के लिए होने वाला है इस डायरेक्शन में r स्मॉल
दिस इज डी आर, और इस डायरेक्शन में एरिया एलिमेंट को हम लिखते हैं डी ए इक्वल टू डी आर डॉट आर डी थीटा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास डी आर आर डी थीटा हम लिखेंगे, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी ए यानी एक डिस्क है। ठीक है, डिस्क यानी अगर कहें तो डिस्क कैसे बना होता है, एक सर्कल के अंदर का एरिया ही तो होता है डिस्क, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये सर्कल का हाफ है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, हाफ होगा, तो ये एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो हम इसे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन आएंगे क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल एरिया है ना, एरिया का इंटीग्रेशन हम डबल इंटीग्रेशन से दिखाते हैं। तो देखिए अगले स्टेप में हम क्या लिखते हैं, सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स को अलग अलग इंटीग्रेशन के साथ। आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, लिमिट लिखने वाले हैं। आर की लिमिट होगी 0 से लेकर आर कैपिटल आर तक, और थीटा की वैल्यू होने वाली है, थीटा की वैल्यू नहीं लिमिट, यानी 0 से लेकर पाई के बीच में। जैसा कि पहले हमें पता है कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होती है 2, और आर स्क्वायर डी आर की वैल्यू क्या होगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, लिमिट रखने के बाद आर क्यूब बाई 3 आने वाला है, मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 2 आने वाली है, अपॉन इसको अगर हम फ्लिप करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, देखिए कैंसिल होगा, आर टाइम्स हमारे पास आता है 4 आर बाई 3 पाई, ये हमारे पास वाई सी ओ एम आ गया। यानी डिस्क के लिए हमारे पास वाई सी ओ एम क्या आया, 4 अपॉन पाई 4/3 पाई इंटू आर, यानी 4 आर अपॉन 3 पाई हमारे पास सेंटर ऑफ मास फॉर सेमी डिस्क आ गया। ऐसे ही हम हेमी स्फीयर के लिए भी निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं हेमी स्फीयर के केस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हेमी स्फीयर का केस लेते हैं हम। थर्ड वन इज हेमी स्फीयर। ठीक है, हेमी स्फीयर के लिए हम सेंटर ऑफ मास को लोकेट करेंगे। तो हेमी स्फीयर होता कैसे है उसको हम देखते हैं। देखिए हेमी स्फीयर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। यानी इसको डिफाइन करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। कितने कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है, 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है। सपोज दैट दिस इज़ एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज़ वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज जेड कोऑर्डिनेट। ये हेमी स्फीयर है हमारे पास। इसको डिफाइन करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होगी। ठीक है, इसको डिफाइन करने से पहले अभी इसमें हमें कुछ चीज़ों को जानना होगा। सपोज फर्स्ट इज वॉल्यूम एलिमेंट फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, और इसके बाद एक इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, वो है 0 से लेकर पाई/2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा
इक्वल टू होता है 1/2। ठीक है, इसके बाद एक और लिमिट, इन स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम हेमी स्फीयर फॉर हेमी स्फीयर के लिए हम लिमिट लिखते हैं किसकी, आर की लिमिट लिखते हैं 0 से लेकर कैपिटल आर। थीटा की लिमिट लिखते हैं फॉर हेमी स्फीयर 0 से लेकर π/2 तक, और फाई की लिमिट लिखते हैं 0 से लेकर 2π के बीच में। अभी मैं लोकेट कराऊंगा आर, थीटा और फाई एंगल क्या होते हैं इस हेमीस्फीयर में, कहाँ पर लाई करते हैं, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले आप एक चीज़ देख लें, फॉर हेमीस्फीयर के लिए हमारे पास ये आर की लिमिट हम कैसे कैसे रखते हैं। ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम एलिमेंट। और इसके बाद वॉल्यूम यानी इंटीग्रेशन, एक हेमी स्फीयर है ना, उसका वॉल्यूम कितना रहता है, वो रहता है 2/3 πr3। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है क्या, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ की ओर लाई करेगा, सिमेट्रिक लाइन में। सिमेट्रिक लाइन जेड डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे ZCOM इक्वल टू इंटीग्रेशन ZdV अपॉन इंटीग्रेशन dV। ठीक है, इंटीग्रेशन dV की वैल्यू तो ये आ गई Z। अब इसको हम देखते हैं, चलो अब इसको कोऑर्डिनेट को मैं इस डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, मैं इसके लिए कुछ दूसरी पेन यूज़ करूँगा, वो पेन मुझे मिल नहीं पा रही है अभी, तो मिली नहीं मुझे पेन, सो मैं इसी पेन से आपको ये चीज़ बताऊंगा। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये पॉइंट O है। यहाँ पर हम एक वॉल्यूम एलिमेंट चूज़ कर लेते हैं। क्या चूज़ कर लेते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक है, दिस इज स्मॉल एलिमेंट dV। ठीक है, सपोज यहाँ हम एक पॉइंट ही कंसीडर कर लेते हैं जिसका वॉल्यूम dV है। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन हम हमने प्रोजेक्शन डाला। प्रोजेक्शन डालने पर हमें एक लोकेशन दूसरी मिलती है, अभी बताऊंगा इसके बारे में। सपोज दैट ये स्मॉल r डिस्टेंस पे है और ये z एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है, और इस पॉइंट का प्रोजेक्शन अगर हम नीचे डालें तो ये xy प्लेन में पॉइंट P डैश पे मिलता है। सपोज दैट ये P पॉइंट है और ये xy प्लेन में P डैश है। ये P डैश पॉइंट x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं फाई एंगल, उसे कहते हैं फाई एंगल। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जैसा कि मैंने स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखा है r, थीटा और फाई, तो r टर्म कौन सा है, थीटा टर्म कौन सा है और फाई टर्म कौन सा है, कहाँ पर लिए हैं हमने, ये आपको मैंने बता दिया है। तो चलो अब हम देखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो हम लिखते हैं इस r का कंपोनेंट z डायरेक्शन में क्या आएगा, r cos थीटा, क्या आने वाला है, r cos थीटा, और यहाँ पर हम ट्रिपल इंटीग्रेशन लगा लेंगे। ठीक है, और वॉल्यूम एलिमेंट हमारे पास क्या है, r², दिस इज r² साइन थीटा dr d थीटा एंड d फाई अपॉन वॉल्यूम एलिमेंट को हम लिखेंगे 2/3 πr3, दिस इज ZCOM। ठीक है, तो अब हम इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में फर्स्ट हम r वेरिएबल को लेते हैं। देखिए, r वेरिएबल यहाँ पर कितना है, r³ dr। फिर हम थीटा वेरिएबल वाले कंपोनेंट्स लेते हैं, तो यानी साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, फिर इसके बाद फाई कंपोनेंट डी फाई ओवर 2/3 πr3। अब हमें इंटीग्रेशन की लिमिट रखनी है। इंटीग्रेशन की लिमिट देखिए, r की लिमिट 0 to r, थीटा की लिमिट 0 to π/2,
फाई की लिमिट 0 to 2 पाई। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो 2 पाई एंगल हमने लिया क्यों, लिमिट कैसे ली, देखिए ये हमारे पास फाई एंगल है। फाई एंगल कितना रोटेट होगा, देखिए फाई एंगल यहाँ से रोटेट होगा यहाँ तक। ये कितना एंगल होता है एक पॉइंट पर, 2 पाई का एंगल होता है। और थीटा एंगल देखिए कहाँ से कहाँ क्यों रोटेट होगा। थीटा एंगल सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर इतना रोटेट हो सकता है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ इस पोजीशन तक आएगा। तो ये एंगल कितना है, पाई बाई 2 यानी 90। ठीक है, और आर की वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, मैक्सिमम कैपिटल आर तक। ये तो सिंपल है और आपको समझ में आ जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, 1/2 होती है। और आर क्यूब डी आर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, R4 बाई 4 होने वाला है। इसका इंटीग्रेशन 1/2 होने वाला है और इसका इंटीग्रेशन 2 पाई होने वाला है। और नीचे से लिखा है हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। नीचे क्या लिखा है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसके बाद हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ZCOM हमारे पास आता है। देखो यहाँ विजिबल नहीं है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 3/8 आर। तो सिंपली वी कैन राइट ZCOM क्या लिखते हैं हम, 3/8 आर। किसके लिए, हेमी स्फीयर के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और भी सिस्टम होंगे, उनका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।